आज नाटक है आधी रात के बाद। लगभग कई महीनों तक ये रहा कि कुछ नहीं हो सकता, फिर लेकिन कुछ जुझारू लोग होते हैं जो आगे आते हैं और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, संस्था आगे बढ़ती है। इस तरीके से यायावर ने, हफीज ने, कीर्ति ने, पुनीत ने और जो साथी थे उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई है और लगातार यायावर एक्टिव है और आगे और बेहतर काम करती रहेगी, लगातार काम करती रहेगी। ये ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा भी है और ऐसी मेरी कामना भी है कि ऐसा हो, संस्था निरंतर चले और बेहतर जो नींव रखी गई थी इस संस्था की उससे और आगे तक उस पर और निर्माण होता चले, ये मेरी कामना है। बाकी नाटक से पहले बोलने की जरूरत नहीं, आप सब नाटक देखने आए हैं। बस इतना जरूर है कि नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये हमारा समाज थोड़ा भूलता जा रहा है कि नाटक का महत्व क्या है। ये जरूर ध्यान में रखें कि नाटक क्या कहता है, नाटक क्या संदेश देता है। वो एक अलग से महत्वपूर्ण बात तो है, लेकिन जो हमारे समाज में जिस तरह से मोबाइल की जिंदगी हो गई है, सारी की सारी जिंदगी अकेलेपन की जिंदगी हो गई है। बस हम हैं और हमारे सामने कुछ तस्वीरें हैं, चाहे वो मोबाइल में तस्वीर हो, चाहे टेलीविजन की तस्वीर हो, चाहे सिनेमा की तस्वीर हो, तस्वीरें ही तस्वीरें हैं। जिंदा आदमी गायब हो रहा है हमारी जिंदगी से। तो इस नाटक के बारे में इतने सारे कलाकार रिहर्सल के लिए इकट्ठा होते हैं, जिंदा आदमी एक दूसरे से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इतनी सारी जो ऑडियंस आती है वो एक साथ बैठ के प्रस्तुति को देखती है। तो एक बहुत बड़ा काम लोगों की जिंदगी में जिंदा आदमियों को शामिल करना, ये रंगमंच कर पाता है। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। बाकी रंगमंच एक सामाजिक प्रतिबद्धता होती है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि उसका समाज के प्रति दायित्व होता है रंगमंच का। तो रंगमंच चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, दर्शक आते रहे। ये इसको कैसे हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में जिस तरीके से जितेंद्र मित्तल लगातार काम करते रहे, यायावर काम करती रही, आगे भी काम कर रही है, इसके लिए और आज की प्रस्तुति के लिए हफीज को, सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।
चोर हूँ साहब, कोई एतराज है आपको? जानते नहीं मैं जज हूँ। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। क्या कहना है तुम? चोर और क्या करेगा? चोरी। जज के घर में चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब चोरी तो चोरी होती है साहब, चाहे करोड़पति के घर में करो, दरोगा क्या करो, जज क्या। देखो तुम्हारे पास कोई छोरा वोरा तो नहीं है? चोर हूँ साहब, अच्छा नहीं हूँ। तुम छोरा नहीं रखते? वो मेरे उसूलों के खिलाफ है साहब। चोर को सिर्फ चोर रहना चाहिए। जज को एक जज। अरे अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जी 1002 डायल करिए। अगर ये नंबर ना लगे तो 217435 कीजिए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस का नंबर है। कल आपको यही नंबर डायल करना चाहिए। आखिर आपका ऑनलाइन दर्ज का है। लेकिन एक मिनट, चोर के साथ माल बरामद हुआ है, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन मैंने तो आपके यहाँ भी किसी चीज को हाथ लगाए नहीं। आखिर चाहते क्या हो? मैं आपके यहाँ से कौन पूछा दूं कि आप ये बता सकें कि कहीं ना कहीं तो होगी करके हाँ, ये कैसे रहेगा? उनसे कहिए कि उसने एक घड़ी चोरी की। अरे ये तुम कहाँ चले आए? बस में कितने की है? मैं नहीं जानता। आपकी घड़ी और आपकी कीमत नहीं जानते? खैर, आप समय कीमत तो जानते हैं, लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत लगाना जरूरी है। देखो कहा ना मैं कीमत नहीं जानता। 500 रुपए बताइए ना। 500 रुपए। मैं नहीं जानता कीमत। आपकी घड़ी और आपकी कीमत नहीं जानते? देखो तुम्हारे पास छुरा तो नहीं है? ये देखिए, ये देखिए। अगर अभी भी आपको यकीन हो तो मैं अपने कपड़े उतार देता हूँ। अरे ये क्या बदतमीजी? अब तो यकीन हुआ ना आपको? ये घड़ी मुझे शादी के समय ससुराल से मिली। तब तो अनमोल है। आपने अनमोल भरी नाम की फिल्म तो देखी होगी, आपके जमाने की है, सुरेंद्र और नूरजहान की। मैं फिल्में नहीं देखता। हाँ, इसीलिए आपका जनरल नॉलेज काफी कमजोर है साहब। वैसे आपकी उम्र को देखते हुए लगता है कि आपकी शादी लगभग 20 साल पहले हुई होगी। नहीं, 27 साल पहले। 27 साल तो बहुत होते हैं साहब। अब तक तो आपको नई घड़ी खरीदनी चाहिए थी। अरे मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे साहब आपको हिंदी फिल्में जरूर देखना चाहिए। क्या खाट होते फिर भी जज के 5 नौकर, 2 गाड़ियां, एकदम धमाल। मैं तो उसी इंप्रेशन में था, लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। आपकी घड़ी सोचा था 500 रुपए की होगी, लेकिन ये तो निकली 60 रुपए की। हाँ, ये इसकी ओरिजिनल कीमत है। तब तो 30 रुपए। और चोरी कम से कम 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अगर सड़क पर चोरी की तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल, और अगर किसी बिल्डिंग के जहाज पर की तो ज्यादा से ज्यादा 7। तुम तो कानून भी जानते हो। अब कानून कौन जानता था? एक वो जो उसे बनाता है, लेकिन साहब बहुत जल्दी भूल जाता है। दूसरा कानून बनाने की जल्दी होती है ना साहब। दूसरा वो जो उसे तोड़ता है, यानी कि मैं और मेरे से छोटे जात भाई वाले। तीसरे तो रोगा वगैरह, अब भाई कानून नहीं जानेंगे तो दफाव का कैसे लगाएंगे। और चौथे आप वकील साहब। और मैं आप तो खैर जानते ही हैं, नौकरी ठहरी। खैर मैं आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। आप बताइए, मैं आपके यहाँ से ऐसी कौन सी चीज उठालूं कि बराबर माल कीमत 250 रुपए से ऊपर की हो जाए। लेकिन तुम ये 250 रुपए में इतना बहुत क्यों दे रहे हो? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। 250 रुपए से ऊपर चोरी पर समझौता नहीं हो सकता था। अब देखिए, मैंने सारी चीजें तो फिट कर ली है। जैसे बिल्डिंग में चोरी, चोरी करना तो वैसे ही संगीन जुर्म माना जाएगा, यानी ज्यादा सजा पक्की समझिए। लेकिन मैंने तो अभी फोन भी नहीं किया। तुम ज्यादा से ज्यादा सजा की बात कर रहे हो। इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता था। वकील साहब ने पूरा प्लान बना कर दिया। डोंट टेल मी दैट। चोरी करने से पहले वकील की सलाह। नहीं, अभी हमारे देश की हालत इतनी खराब नहीं हो गई। अब आप विश्वास नहीं करते तो मैं क्या करूं साहब? अरे पिछले महीने तक मैं और वकील साहब साथ में थे, रोज का हमारा उठना बैठा था। मस्त आदमी है। हाँ, आजकल वो भीतर है, 5 साल चाहिए। पिछले महीने तक तो मैं भी वही था। यानी कि जेल का वकील? जेल का वकील नहीं, जेल में वकील। अब आप ही लोग तो भिजवाते होंगे अंदर, है डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक वाले, अफसर। अब ये वकील वहां पहुंच गया, इसमें कौन सी अच्छा है? लेकिन ये वकील वहां कैसे पहुंच गया? अब जरा लंबा किस्सा है साहब। फिर सुबह उठकर है आपको फैसला तो सुनाना है। फैसला?
फैसले की बात तुम्हें कैसे मालूम होगी? जी, पिछली अदालत में आपने अनाउंस किया था, आप भी भूल गए। पिछले 2 पेशियों से केस अटेंड कर रहा हूं मैं वो। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा माता। आप वैसे भी कानून के अलावा कुछ देखते कहाँ हैं साहब? हाँ, तो तुम्हारे वकील साहब? हाँ, आपके वकील साहब। अब जवानी तो अंधी होती है साहब। पड़ोस की एक नाबालिग लड़की के साथ बहुत कोशिश की, लेकिन फंस गए। लेकिन जेल में बड़े काम के आदमी साहब ऐसी सलाह देते हैं कि बस पूछो मत। अभी समझिए कि आज का सारा प्लान उन्हीं का बनाया हुआ है। लेकिन तुम्हें जेल जाने की इतनी जल्दी क्यों है? अब अपने घर जाने की जल्दी किसने नहीं होती है साहब? ये 11वीं चोरी है। पूरे 7.5 साल रह चुका उधर जेल में। अब बाहर मन नहीं लगता साहब। बाहर रौनक 17 तरीके की मुसीबतें होती। फुटपाथ पर सो, बारिश हो जाए तो हालत पतली रहती, कभी कभी तो भूखों मरने की स्थिति हो जाती है। लेकिन उधर कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरा ख्याल रखती है अपना। अगर बाहर निकल कर चोरों की बस्ती में रहना है तो उधर रहने में क्या बुराई है? हाँ ठीक है। भाई नाम क्या है तुम्हारा? वैसे तो मेरा नाम राजकुमार है, लेकिन प्यार से लोग मुझे राज कहते हैं। हाँ तो राज, तुम्हारे दोस्त वकील साहब ने क्या प्लान बनाया? हाँ, वकील साहब ने कहा कि किसी जज के घर में जाकर चोरी करो या कम से कम उसका नाटक करो। जज सीधे पुलिस को फोन करेगा और एक ही पेशी में मामला तुम्हारा हो जाएगा। 10-15 दिन में केस खत्म। बस वो बार बार एक बात पर जोर दे रहे थे कि चोरी 250 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अब आप यहाँ कैसे गड़बड़ हो गया? अभी कभी सोचा था कि ये 500 रुपए की होगी, लेकिन 60 रुपए की। अब आप बताइए ना कि मैं आप यहाँ से ऐसी कौन सी चीज चुरा लूं कि बराबर माल की कीमत 250 रुपए से ऊपर की हो जाए? जरा सोचने दीजिए। आप क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी कीमत 250 रुपए से ऊपर हो? अरे वही तो सोच रहा हूँ। ऐसा कौन सा सिंगल आइटम जिसकी कीमत 250 रुपए से ज्यादा? एक काम करो, किचन में मिक्सी रखी है, वो उठा लो। बिजली की चक्की? अरे नहीं साहब, उधर जेल में भी चक्की, उधर भी चक्की। नहीं, कोई दूसरी चीज बताइए। और तो कुछ याद नहीं आता। हाँ, ये 8 किताबें ले लो, 250 हो जाएगा। ये किताबों की चोरी? अरे नहीं साहब, केस बिगड़ जाएगा। नहीं, रहने दीजिए, आप हमें दीजिए, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अभी तो कुछ नहीं। अरे ये क्या बदतमीजी? सॉरी सर, मैं आपके यहाँ से कौन सी चीज उठा लूं कि बराबर माल की कीमत 250 रुपए से ऊपर की हो जाए? हाँ, ये कैसा है? खबरदार, ऑर्डर रखो से वापस। खबरदार जो हाथ लगाए, अभी फोन करके अंदर करवा दूंगा। तो पक्का सोने का है? हाँ, तब तक कम से कम 1800 रुपए का हो गई। आप कहाँ मिला? मुझे नहीं मिला था, मेरे लड़के को मिला था। इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया था। आजकल कहाँ है? पक्का अमेरिका चला गया होगा। ये पढ़े लिखे लोग हैं, सब अमेरिका भाग जाते हैं। नहीं, तब तो पक्का दुबई गया होगा। नहीं, तब तो पक्का किसी दूसरे देश में। नहीं, अब वो इस दुनिया से बहुत दूर चला गया। I'm sorry sir, मैं इतना भी नीच नहीं हूँ कि आपके बेटे की आखिरी निशानी चाहूँ। रहने दीजिए, मैं ये घड़ी से ही काम चाहती हूँ। लेकिन एक मिनट, मुकदमा खत्म होने तक तो घड़ी पुलिस के पास रहेगी और बगैर घड़ी के तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं, तो फिर कौन मैं क्या करूं? तुमने तो कुछ चुराया ही नहीं। मैं कुछ चुराना चाहता नहीं था साहब, दरअसल मुझे वापस जाने की जल्दी थी। सोचा था वकील साहब की सलाह से काम आसान हो जाएगा तो चले जाऊंगा, जल्दी खत्म हो जाएगी। अब देखिए ना, सड़क पर किसी का कुछ चुरा लो, चोर 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 कहके मच जाती। अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ती, उसके बाद पुलिस कस्टडी, अदालत पेशी, बहुत वक्त जाया होता था, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन तुमने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उसको मैं चोरी कैसे समझूं? तुमने मेरे सामने घड़ी उठाई और उसे वापस रख दिया। तुमने मेरे सामने बेटा लिया और वो भी वापस कर दिया, और फिर तुम्हारे पास तो छुरा भी नहीं। लेकिन मैं आपके घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। बताइए, घुसा था नहीं घुसा? नहीं, तुम जल्दी से जल्दी जेल जाने के इरादे से घुसे थे। लेकिन मैं आप घर में गैर कानूनी ढंग से घुसा था। कानून तो मैंने तोड़ा ही है। आज उस पर किसी के घर में गैर कानूनी ढंग से घुसने का आरोप तो लगेगा ही।
तो फिर फोन कीजिए ना। फोन तो करूंगा, छोड़ ही दूंगा, लेकिन अदालत में गवाह के रूप में क्या करूं? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं तो बड़ा आसान बात है। आप उसने इतना ही तो कहना है कि फला फला तारीख को फला फला बजे मैं सो रहा था कि अचानक से खब की आवाज आई। मैं उठा और मैंने सीधे बत्ती खुली। ये बुखार आदमी मेरे सामने खड़ा था, इसकी आंखों में हिंसा थी। इससे पहले कि मैं कुछ करता, इससे कहा खबरदार हल्ला गुल्ला क्या तो ये फ्लावर पार्ट तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं चुप, लेकिन ये आदमी लगातार मेरे घर की तलाशी लेता रहा और सीधे किचन को गया। मैंने किचन दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और सीधे पुलिस को फोन किया। साहब, अगर उस दिन मैं होशियारी से काम नहीं लेता, ये खतरनाक आदमी यानी क्या कर देता? गुराना, ऐसे खतरनाक आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टोरी तो बनती पड़ती है सर, लेकिन यह सब झूठ है। अरे सर, आपकी अदालत में दो तरह की स्टोरी सुननी पड़ती है। एक सरकारी वकील की, एक बचाव, एक ऐसा किया है, एक ऐसा नहीं किया, एक ऐसा मारा है, एक ऐसा नहीं मारा। आपको पकड़नी पड़ती है असली स्टोरी। अब देखिए साहब, मेरे मामले में तो कोई स्टोरी है नहीं। जब आप अदालत में गवाही देने आएंगे, जो भी कहेंगे मैं समझा दूंगा। देखिए, मैंने आपका बहुत बचाया किया। अब आप फोन कीजिए 10082745। बैठो। नहीं बैठो। अरे मैं कहता हूं बैठो। जीरो इंगेज। तो 27435 लगे असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस को। फोर सब पुलिस वालों को क्या हो गया? सबके सब सो गए हैं क्या? एक बार ट्राई कीजिए। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। तब तक मैं क्या करूंगा? मैं जब पूछूंगा उसका जवाब दो। मतलब अदालत की कार्रवाई नहीं, बैठ जाओ, बैठो और जब पूछो उसका जवाब दो। आप एक बात पूछना, आप बुरा नहीं मानेंगे। हाँ पूछो। तो चाची जी, मेरा कहने का मतलब मुझे क्या करके बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ना नहीं है, आज से 5 साल पहले गुजर गए। तो वो बीमार थी? नहीं, लड़के का इस दुनिया से जाने का गम नहीं सहते। तब तो बड़ी दिक्कत होती होगी साहब। नहीं, कोई खास दिक्कत नहीं है। एक नौकर है, दिन भर रहता है, रात को चला जाता है। और कोई? हाँ, एक बेटी है, टाटा नगर में रहती है। उसका पति इंजीनियर है वहां। साल 2 साल में अपने बच्चों के साथ मिलने आ जाती है। तब तो बड़ा अकेलापन महसूस होता होगा साहब। सवाल मैं पूछने जा रहा था और पूछने लगे तुम। अब वो बातों में एक बात याद है कि अगर आपके किचन में सामान हो तो एकदम चाय में शर्मात नहीं हो। अच्छा जाओ बना लो। जी आपके लिए नहीं, मुझे फिर नींद नहीं आई। अब नींद का वैसे भी कहाँ सवाल उठता है साहब, जब तक आप मेरा निपटारा नहीं कर देते। अच्छा तो ठीक है, तो बना लो। वैसे आप चाहें तो ये किचन दरवाजा बाहर से बंद कर सकते हैं। पुलिस आएगी तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो पुलिस के आने तक किचन में तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? चाय बनाऊंगा, चाय पीऊंगा, कुछ रखा होगा तो खा लूंगा। अगर उसके बाद भी पुलिस नहीं आएगी ना साहब, सो जाऊंगा। तुम चोरी जैसी बात को इतना नॉन सीरियसली कैसे ले सकते हो? आदत पड़ गई साहब, ये 11वीं चोरी है। पूरे 7.5 साल रह चुका हूँ उधर जेल में। क्या हुआ साहब कि मैं चोरी करने के इरादे से एक फिल्म प्रोड्यूसर के घर में घुसा। साहब वो चोरी मैंने बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से की। हर चीज के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है साहब। प्रोड्यूसर किसी पार्टी में जाएगा, अब पार्टी का मतलब तो आप जानते ही हैं, रात का 1 या 2 तो बजने ही बजना है। और उन दिनों उसकी पत्नी और इकलौती बेटी तस्वीर हो गई, यानी कि पूरा घर खाली, हर खिड़की दरवाजे का जगह। मैं रात 11 बजे उसके घर में घुसा, सीधे किचन की ओर गया। जानकारी एकदम पक्की। मैंने किचन में रात के नीचे हिस्से को खोला, कोई बड़ा सा कैबिनेट मेरे हाथ में। अब एक कैबिनेट वगैरह खोला तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अच्छा तो इसके बाद तुमने क्या किया? इसके बाद साहब मेरे पास टाइम था तो मैंने फ्रिज खोला, बियर रखी, मैंने बियर पी। भूख लगी, देखा चीज रखी, मैंने चीज खाई। बस यहीं पे गड़बड़ हो गई साहब।
सारी प्लानिंग का बाजा बच गया। वो फिल्म प्रोड्यूसर आ गया, काफी किए हुए था और अपनी किसी पुरानी फिल्म का गाना ढूंढा रहा। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? हाँ, बस मैंने सकने की तैयारी में था कि उससे मुझे देख लिया। उसने बिल्कुल आग में पूछा, कौन हो तुम? मैं थोड़ा घबरा गया। इसलिए मैंने हिम्मत करते हुए कहा, चुप रहो, अगर ज्यादा हल्ला गुल्ला के ना 20 लाख रुपए सबकी निगाहों में आ जाएंगे, क्या करोगे? चुप रहो। वो चुप हो गया। हाँ, उसने किचन दरवाजा बाहर से बंद करने की कोशिश की। मैंने कहा, पैसा छुपाने की पूरी जियोग्राफी पुलिस को बताऊंगा। साहब, उसने किचन दरवाजा बंद नहीं किया। उसने मैं प्यार से बाहर बुलाया, मैं भी अकड़ कर बाहर आया। मैंने कहा, हमला गुल्ला नहीं करूँ, न मेरे पास रिवॉल्वर है। क्या तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? तुमने मुझसे झूठ बोला। साहब, आप तो जानते हैं ऐसी वाहियात चीजें मैं अपने पास नहीं रखता, तो उसे धमकाने के लिए। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं धमकाया? अब आप यहाँ आने का मकसद तो जल्दी जेल जाना था ना साहब, आपको धमकाने की क्या जरूरत थी? हाँ ठीक है, आगे क्या हुआ? अपनी बात पूरी तो। हाँ साहब, फिर हम लोग आ गए ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या था, सारा एकदम भाई जो लंदन। सॉरी सर, गलती से मुझसे सारा निकल गया, सॉरी सर। वो हम लोग आगे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या था, एकदम महल। उसने मुझसे कहा, काम करो, सूटकेस मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में नहीं करूंगा, तुम जेल जाने से बच जाओ। मुझे 1 मिनट समझने में नहीं लगा कि एक चोर नहीं बल्कि चोर बात कर रहा है। मैंने कहा, डरता कौन है? तुम्हारी हिम्मत तो पुलिस को फोन करो। नहीं, करो फोन करो, मैं माल सही अरेस्ट होना चाहता हूँ। पुलिस आएगी तो 20 लाख रुपए की चोरी की रिपोर्ट लिखेगी। उसके बाद अगले दिन आएगा अखबार में, फिर आएंगे इनकम टैक्स वाले, 20 लाख रुपया कहां से आए? 20 लाख रुपए की ब्लैक मनी। अरे पिक्चर रुक जाएंगी 100 लाख, परेशानी होगी 100 लाख, तो क्या जवाब दोगे? बोलो। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। मैं समझ गया कि अब फंस गया। मैंने कहा, तुम फोन नहीं करते हो तो मैं फोन करता हूँ, इधर मैं अंदर उधर तुम अंदर। तब उसने क्या? तो उसने कहा कि लेट्स कॉम्प्रोमाइज, यानी आओ समझौता कर लेते हैं। हाँ, तो उतनी अंग्रेजी समझता हूँ मैं। तो क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ? उसने कहा कि एक काम करो, 5000 रुपए लो, यहाँ से कर लो। और तुम मान गए? अरे ऐसे कैसे माना था? मैंने कहा 5% से रुपया भी कम नहीं लूंगा, जानता तो देगा उसका पाप भी दे। अच्छा, तो उसने 1 लाख रुपए दिए? साहब, मैंने सूटकेस में से 1 लाख रुपया निकाला, उनका तार काटा और उसे गुड नाइट बोल के निकल गया। साहब, मुझे बिना चोरी किए 1 लाख रुपए का फायदा हुआ। लेकिन तुमने तो चोरी की। और उसने क्या किया था बिजनेस? अरे देखिए ना साहब, बातों के चक्कर में वो चाय वाली बात लगी। एक काम करिए, जब तक आप फोन लगाइए मैं चाय बनाता हूं। तुमने 1 लाख रुपए का क्या किया? मैं जानता था आप ये सवाल मुझसे जरूर पूछेंगे, यानी स्टोरी फिर फ्लैशबैक में जाएगी। तब ये फ्लैशबैक की स्टोरी ना मैं बहुत बोर हूं। अरे स्टोरी वो है जो आगे बढ़े, हिस्ट्री है जो पीछे जाए। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, जाओ बना लो। जी, आपके लिए। आप बना लो तो पी लूंगा। आप चीनी लेते हैं सर? हाँ लेता हूँ। मैं थोड़ी मलाई खा लूं सर? हाँ खा लो। भैया कैसी रखी हुई है? अरे दूसरी लग गई है। रहने दो उसे, मत छुओ।
तो रहा हूं। मैं 2-4 बिस्किट खा लूंगा। अरे खा लो भाई, खा लो। बोला सर, नहीं लगा। सब पुलिस वालों को क्या हो गया? सबके सब सो रहे हैं क्या? चाय तो अच्छी है। वो तो होगी साहब, सालों का तजुर्बा है। मतलब अब थोड़ी ना साहब, ये फोन लगा था तो मुसीबत छुट्टी मिल जाती। तो तुमने 1 लाख रुपए का क्या? हाँ, 50,000 रुपए तो उस नौकर को दे दिए। प्रॉमिस का साहब, प्रॉमिस। तुम्हारे मन में बेईमानी का कोई ख्याल नहीं है? क्यों आता था? अरे मतलब 50,000 की रकम के बावजूद कानून का छोटी पैमाने और बड़ी पैमाने में तो फर्क करता है क्या? मैं 500 रुपए की चोरी करूँ तो भी 6 महीना, 30,000 रुपए की चोरी करूँ तो भी 6 महीना। पैमानी तो पैमानी होती है साहब। अब देखिए, एक बार हुआ क्योंकि पहले ये बताओ कि तुमने बचे हुए 50,000 रुपए का क्या किया? आप अपना मुद्दा नहीं छोड़ते साहब। एक कहानी थोड़ी सी छुड़ी छुड़ी मिली क्या करनी सुनकर? नहीं, सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो आपकी अदालत में गवाही पर असर हो जाएगा। आपको मुझसे हमदर्दी हो जाएगी, अदालत मेरी सजा कम कर देगी। यही मैं नहीं चाहता। नहीं, मेरी गवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कभी अदालत में गवाह के रूप में खड़े हुए? नहीं। तब तो आपको गवाही देने को तजुर्बा नहीं था। गवाही देने के लिए हलफ उठाना पड़ता है। और ये हलफ भी कमाल की चीज होती है। इससे ना आदमी का राह था डर भी खत्म हो जाता है। शट अप! इसीलिए कह रहा हूं मैं, मेरी बकवास ना सुनिए। फोन कीजिए 100435। अब तक कोई को जाके क्या होगा? इसको क्या करना है? ठहरो, मैं देखता हूँ। कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? अरे आपका पड़ोसी जैसा, दरवाजा खोलिए। हेलो, क्या बात है साहब, सब खैरियत तो है? वो आपके कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो थोड़ी चिंता हुई। आप इतनी देर रात तक जागते नहीं? नहीं, वो बस यूं ही ऐसे ही। अच्छा, मेहमान आए हैं। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। खैर, आपको आज की ताजा खबर सुना दूं। एक दवाई कंपनी का घपला सामने आया। वो लोग कैप्सूल में कुछ बेसन जैसी चीज भरकर बेच रहे थे। ना जाने कितनी मौतें हुई होंगी। सुनते हैं उन्हें एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वही जमानत में छोड़ भी दिया गया है। हाँ, ठीक है, मैं कल अखबार में पढ़ लूंगा। अरे ये सब समाज के दुश्मन है, इनको तो फांसी होनी चाहिए, फांसी। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब हो सकता है ना केस आपकी ही अदालत में आ जाए। हाँ ठीक है, आएगा तो मैं देखूंगा। गुड नाइट। अच्छा, गुड नाइट। आप ये आपके पड़ोसी? हाँ, साथी पत्रकार। पत्रकार लोग बड़े कमाल के लोग होते हैं। कैसे? अरे छोड़िए ना साहब, ये दवाई कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। इन्होंने कैप्सूल में कोई बेसन जैसी चीज भरकर बेच दी। इससे तो हजारों लोग मर गए होंगे। फिर इन्हें दफा 302 के तहत गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गिरफ्तार पुलिस करती है, अदालत नहीं। और जब तक कसूर साबित नहीं हो जाता, हर आदमी बेकसूर है। अब दवाई कंपनी वाले तो बहुत बड़े लोग होंगे, बहुत बड़े होंगे। ये आलिशान बंगलों में रहते हैं, आप बताइए, इतना पैसा होने के बाद भी ये गुनाह क्यों करते हैं साहब? अब ये तो मर्डर है, मर्डर। मैं इस मामलों पर बहस नहीं करना चाहता। हम कानून से बाहर नहीं जा सकते। क्या कहते हैं? इसमें कितनी सजा है? अगर कसूर साबित हो गया तो कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा साल। डेफिनेटली कुल मिलाकर हमारे कितनी? हम चूड़ा रखते भी करते हैं और ये कत्ल भी करते हैं, खून पे करते। वाह, तबाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। तुमने 50,000 रुपए का क्या किया? अब आप मेरे सवाल को टाल रहे हैं।
अब देखिएगा कैसे कैसे वकील लगते हैं। ये वकीलों की कौम बड़ी खतरनाक कौम होती है, जानती है कि जुर्म हुआ है, पता नहीं वो दफा उफा कहाँ झूम के ले आते हैं। इतना पैसा रख के लोग करेंगे क्या? दो बज गए, अब तो फोन कीजिए वरना अदालत में आपसे पूछा जाएगा चोर आपके घर में कब घुसा था। अगर आपने कह दिया 1 बजे घुसा था तो फिर आपसे पूछा जाएगा, तो फिर वो 2 बजे तक क्या करता रहा, आपकी दिक्कत हो जाएगी। साहब फोन करिए। वन 0 तो 1745 कर दीजिए ना। वो उसका नंबर नहीं है। लाइए मैं ट्राई नहीं, इतना भरोसा नहीं है। नहीं वो बात नहीं है, कभी किसी के हाथ में खून होता है ना साहब। नहीं रहने दो। तुम ये बताओ कि 50,000 रुपए लग जाए। आपकी यादाश्त बड़ी पक्की है साहब, आप बात भूलते नहीं। तो सुनिए जज साहब जरा 1 मिनट। ये बताइए कोई खास बात? नहीं कोई खास बात तो नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा एक फीचर आर्टिकल लिख डालूं, लेकिन देखा तो कागज पेपर ही नहीं। अब फिर सोचा आपसे ले लूं। अगर आप सो रहे होते तो आपको तकलीफ नहीं देता। अरे इसका तकलीफ की क्या बात है? आप रुकिए मेरा। ये जी शुक्रिया। वैसे लगता है मेहमान से भी आपकी बातचीत काफी लंबी खिंच रही है। कहिए तो 2 कप कॉफी भिजवाऊं? ये तकलीफ ना हो तो भिजवा दीजिएगा। ये लीजिए, आपके मेहमान तो काफी जिंदा दिन नजर आते हैं। आप बस दरवाजा खुला रखिएगा, मैं बस अभी कॉफी लेके हाजिर होता हूँ। जी शुक्रिया। जी साहब ये अखबार वाला ना साहब, हाँ तो क्या होगा? ये अखबार वाले ना साहब बड़े खतरनाक लोग होते हैं। कैसे? अब देखिए आप मुझे फोन करके अरेस्ट कराएंगे, जज घर में चोरी हुई ये बात तो अखबार में आएगी ना साहब। अरे आप उनका नाम अखबार में जरूर आता है साहब। कहना क्या करते हैं? आप देखिए इस आदमी ने मुझे आपके साथ देख लिया है, आपका मेहमान समझ रहा है और आपने भी इनकार नहीं किया। अगर ये कल अखबार में छाप दे उसने चोर को जज के साथ कॉफी पीते हुए देखा ना तो आपने दिक्कत हो जाएगी साहब। अरे नहीं वो ऐसा कुछ नहीं। अरे इन अखबार वालों को कोई भरोसा नहीं साहब। हाँ लेकिन आप भी भय लगता है, भरोसा भय लगने वाला है। तुमने 50,000 रुपए का क्या किया? हाँ 50,000 रुपए वो भी बिना चोरी। तब पैसा आया तो पहले मन की पूरी भड़ास निकाली, एक बड़े से 5 स्टार होटल में गया, लंच सूट पहना, पैर को 10 रुपए टिप दिया, सूट और 10 रुपया टिप, बस सलाम पे सलाम। साहब अंग्रेज लोग ना सूट नाम की चीज अच्छी छोड़ गए, इसे पहन लो थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लो, बस सलाम पे सलाम। तो अब रोज 5 स्टार होटल में जाने लगा। आप उधर कभी गए साहब? नहीं मैंने कभी उधर जाने की जरूरत महसूस नहीं की। हाँ वैसे भी नौकरी पेशा आदमी के लिए उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप 5 स्टार होटल जाने के बाद लगा मुझे भी जज लाइन बनना चाहिए। तो बने के नहीं? बना साहब, लेकिन उसी में तो मारा गया। वो कैसे? 2-4 दिन मौज मस्ती करने के बाद सोचा कि कोई काम धंधा किया जाए। अब बंबई में तो मुश्किल था, मुझे बड़े फेमस हो चुके, पुलिस वाले बराबर से बात करते, तो सोचा किसी दूसरे शहर में चला जाए। और मैं पहुंचा भोपाल। आप नहीं भोपाल गए साहब? नहीं। साहब क्या शहर है, क्या जुबान है, कर लिया है जा रहा है। अरे अपनी जुबान को वही जाके सुधरिए, वरना बंबई में खाली पीली बॉम्ब करता है वगैरह वगैरह। माफ कीजिए वो दूध फट गया, वरना कॉफी तो बनी गई थी। आप आराम कीजिए, आप रहने दीजिए। आपके फ्रिज में तो दूध होगा ही। अरे आप रहने दीजिए। नहीं मेरा काम मेरी ब्लैक कॉफी से चल जाएगा। मैं तो आपके और इन आपके मेहमान के बारे में सोच रहा था। आप अभी जागे। हाँ आर्टिकल में कुछ अच्छा चल पड़ा है, बड़ी दौड़ धूप करने के बाद फैक्स इकट्ठा किए हैं। हाँ देखिएगा छपते ही धमाका होगा। वैसे कल आप अदालत को उस मुकदमे का फैसला सुनाने वाले हैं ना? हाँ
तब तो आपकी अदालत में मैं जरूर आऊंगा। हाँ ठीक है, जरूर आइएगा। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, फिर आप आराम करिए। गुड नाइट। तो भोपाल में क्या किया? हाँ साहब, भोपाल में वहां मिल गए अपने रसूल भाई। क्या दानेदार आदमी है साहब, क्या दानेदार आदमी। जुबान ऐसी कि बस मिश्री टपकती है, मिश्री। 3 साल के लौंडे को भी आप कह के बुलाते हैं। तो रसूल भाई ने कहा धंधा करोगे? अरे हमने कहा नेकी वही पूछ पूछ। तो किस बात का धंधा किया तुमने? हमने धंधा किया फर्नीचर का। अब जेल में पढ़ी थी, सीखी थी, कुछ तो काम है। अपनी दुकान का नाम रखा आशाना फर्नीचर एंड डेकोरेटर। सब कागज अंग्रेजी में छपा साहब, उधर अंग्रेजी का बड़ा भक्का है। अच्छा, आगे क्या हुआ? तो साहब रसूल भाई की मीठी जुबान और उनके कनेक्शन, धंधा चल निकला। लेकिन एक बात, अपुन ने अपनी जेंटलमैनी कभी नहीं सुनी। जब देखो सूट में रौनक था, दुकान में फर्म लगने लगती, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होने लगी। जब पैसा पास होना तो लोग पुरानी हिस्ट्री खबर की सब भूल जाते। तो फिर वो धंधा क्यों छोड़ दिया तुमने? अब आप स्टोरी का टाइम सुनने के मुकाबले हो रहे था। नहीं, वैसी बात थोड़ी है। वैसी बात है साहब, बिना रोमांस से कभी कोई स्टोरी बनेगा साहब। एक कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक अधिकारी के यहाँ सब आना जाना शुरू, और यहीं से शुरू हुई हमारी लव स्टोरी उनकी लड़की के साथ। उसका नाम रागिनी था। उसके आते ही मेरी जिंदगी की सुर बदल गई। जिंदगी जैसे हरी भरी लगने लगी। लेकिन इसी बीच हादसा हुआ। भोपाल में चोरियां होने लगी, बड़े बड़े व्यापारियों और अधिकारियों घर में तिंदुरे टूटने लगी, अखबार वाले चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और फिर मुंबई की पुलिस आ गई। और तुम पकड़े गए? मैंने चोरी की हो तब न साहब, लेकिन मैं पकड़ा गया। वो कैसे? छोड़े दे साहब, क्या करने सुनकर नहीं, सुनाओ। अदालत के बाद पहली बार किसी चोर से बात करने का मौका मिला, आगे शायद कभी ना मिले। साहब गैंग बंबई की ही थी, अपने पुराने संगी साथी। उन्होंने पता नहीं कहां से मेरा पता हो लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो तुम्हारी खबर पुलिस को कर देगी, तुम्हारी शादी ठीक नहीं रह जाएगी। मैंने उनसे बड़ी मिन्नतें की, बड़ी कोशिश की कि मैं कहती हूँ कि जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे जीने दो। अच्छा, तो वो तुमसे क्या चाहते थे? वो एक नए तरीके का स्टेप खुलवाना चाहते थे, बिल्कुल नए डिजाइन का। सिर्फ मैं बोल सकता हूँ। क्या तुम सेफ भी खोल सकते हो? हाँ, उसी में तो अपनी कलाकारी है, आप देखेंगे। लेकिन मेरे यहाँ तो कोई सेफ नहीं। आपको वैसे भी किसी की जरूरत नहीं था। मैं काम करता हूँ, मैं आपकी भी अलमारी में इसी से काम करता हूँ। ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए कि ठीक से बंद है कि नहीं। मैं चेक क्या करना? फिर भी एक बार देख लीजिए, लॉक ठीक से है कि नहीं। अच्छा, हाँ ये तो बंद है। अब देखिए साहब, मेरी कलाकारी। अरे वो वाकई ये तो कमाल है। आदि दिन हमसे। अरे साहब, साहब तो सिर्फ शरीफों के लिए होते हैं। जैसा जैसा जी बताइए, अब क्या हुआ? वो आपकी अलमारी खुले बंद होने की आवाज आ रही थी। चौंक गया। कोई चोर वो तो नहीं घुसा है आपके यहाँ? जो हमारे क्या कहते आएगा? अरे जज, क्या चोरी करने की हिम्मत होगी किसी की क्या? ये मेहमान आपके अभी तक है? आप सोए नहीं अभी तक? वो नींद नहीं आ रही थी, सोचा आज तक पूरा ही कर डालूं। हो गया? अब हुआ ही समझिए। आप देखिएगा छपते ही धमाका होगा। हाँ जाइए, कोशिश कीजिए, शायद नींद आ जाए। नहीं, कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। वैसे आपके मेहमान काफी नजदीकी लगते हैं, जरूर पुरानी यादें ताजा हो रही होंगी। जी वैसे ही कुछ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। साहब, ये आदमी बाबा क्यों आता है? अरे इसे नींद ना आने की बीमारी है। इससे लगता है इसके हर लेग से क्रांति मच जाए। बात बिगड़ती जा रही साहब। ये आदमी मुझे आपका मेहमान समझ रहा है। आप इनकार नहीं कर रहे, कल अखबार में छाप देगा तो आप दिक्कत हो जाए, फोन कीजिए। हाँ कर ही देना चाहिए। तो कीजिए ना फोन। 1002217435। अरे वो तो है।
बोर्ड ने सारा मामला एक्सेप्ट कर दिया। तुम परेशान न हो, अब मैं रिपोर्ट जरूर कराऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है। साहब एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानिए? पूछो। वैसे तो मैंने सवाल कई लोगों से पूछने की कोशिश की, पर कभी सही से जवाब नहीं मिला। पता नहीं क्यों आपसे पूछने का मन कर रहा है। नहीं पूछो, आप जब तक और ठीक नहीं हो जाता और कर भी जाता। पूछो। साहब गुनाह और पाप में क्या फर्क है? कानून तोड़ना गुनाह है। पाप कानून की भाषा में ये शब्द नहीं आता। तब भी कहाँ था? पाप और पुण्य मनुष्य के अपने धर्म के शब्द हैं, और जो खुदा का कानून तोड़ता है वो पापी है। तब तो ठीक है साहब, मैं गुनहगार से पर पापी नहीं हूँ। परमात्मा ने मुझे बाल बाल बचा लिया साहब। आखिर बात क्या हो? अरे छोड़े ना, पहले सुनिए भोपाल बोलिए। मेरे सामने सवाल ये था कि अगर दोस्तों का साथ न दूं तो मेरी खबर पुलिस में कर देंगे, और अगर साथ दूं तो फिर वही पुरानी सुनी। तो मैंने सोचा एक गुनाह और था। मैंने सेफ खोला। आप यकीन नहीं करेंगे, सेफ नोटों से, सोने के बिस्कुटों से भरा हुआ था। और जानते हो घर किसका था? एक समाज सेवा। उस दिन मुझे समझ में आया कि समाज सेवा से बड़ा तो कोई धंधा दुनिया में हो ही नहीं सकता। और इसके बाद तुम पकड़े। बाबा की पुलिस को एक मिनट समझने में लगा कि कलाकारी किसकी हो सकती है। मैं अदालत में चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैंने लाखों की चोरी की है, पर कोई यकीन रहे तब ना। पता नहीं वो सारा पैसा कहाँ चला गया साहब। तुम्हारी राखी करता हूँ। अब क्या जानो साहब, लेकिन उन दिनों की याद बाकी जिंदगी जीने के लिए काफी है। साहब एक बात पूछो, कल आप जो फैसला सुनाने जा रहे हैं उस पर क्या हुआ? गुनाह या पाप? कल को फैसला अदालत में सुनाना हो, उसके बारे में किसी को कुछ भी बताना कानून के खिलाफ है। लेकिन तुम उस फैसले के बारे में बार बार क्यों पूछते हो? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? फैसला मैं ले चुका हूं, उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। वो बिल्कुल कानून के अनुसार है। और अगर मेरी बात सुनने के बाद गुनाह और पाप में फर्क करना जरूरी हो जाए तो? क्या मतलब? उनके हाथ बहुत लंबे साहब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि जो कबूली गवाह बना है वो खरीदा गया है। तुम मेरे दिमाग में शक पैदा करना चाहते हो? ठीक है, मत सुनिए मेरी बात। शाम को मैं हवालात दे रहा हूँ, गवाहियां आ जाएगा, दोनों बातें ले जाएंगे। आपका उसूल बना रहेगा और आपको सच्चाई का पता भी चल जाएगा। मेरे लिए वही सच्चाई है जो अदालत में कही जाती है। जो उस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं, इसका संबंध अदालत से बाहर हो। तब तो कोई बात ही नहीं, सारी बातें खत्म हो जाती है। फोन कीजिए ना, देखिए तो कोई ना कोई जागी गया होगा। फोन डेड है तो भी पड़ोस में ना, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं आपका फैसला आज ब्लैक कोर्ट के ऊपर चलना चाहता हूँ। पता नहीं बाहर क्या होगा। चाहे और कोई बात सच हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर सच है कि तुम मेरे घर में गैर कानूनी ढंग से घुसे थे। हाँ, तुमने चोरी नहीं की, ये भी सच है, लेकिन मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। इंसान के रूप में ये मेरा कर्तव्य है। चलिए, तो आप जज होने के साथ साथ अब इंसान रूप में भी सोचते हैं। मैं इन दोनों को अलग रखता हूँ। तो क्या इन दोनों को अलग रख पाना आसान है? तुम चोर होकर इतने बुनियादी सवाल कैसे उठा सकते हो? आप जज होकर भी बुनियादी सवालों को जाना नहीं चाहते साहब। मेरे दिल में आपकी इज्जत हो चुकी है, क्या कहीं ना कहीं तो पक्के हैं, लेकिन हम लोग क्या करें साहब? मैं समझा नहीं। हमारे सामने दो तरीके की सच्चाइयां आती हैं, एक अदालत की, एक बाहरी दुनिया की। आपने सब तरीके के तो सवाल किए, लेकिन आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं चोर कैसे बना। असल में आपको यहां से शुरू करना चाहिए था, तब आपको पता चलता कि गुनाह और पाप में क्या फर्क है। सारी जिंदगी यही कोशिश तो करता रहा हूं मैं कि मुझसे गुनाह भले हो जाए, पाप ना। तो ठीक है, अभी बहुत देर नहीं हुई है। बताओ, तुमने पहली चोरी क्यों की? एक शर्त बताऊं, कैसी शर्त? विश्वास रखिए ये सवाल आपके फैसले से नहीं होगा, लेकिन सवाल होगा जरूर, और उसका उत्तर मैं आपसे एक साधारण इंसान रूप में चाहूंगा। लेकिन देखिए, बात बाहर नहीं जाएगी। वैसे तो मैं कोई शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ। आप फिर मैं कोशिश करूंगा। मेरे लिए इतने बहुत है साहब। तुम पढ़े लिखे हो? देखा है कि सवाल कैसे? अच्छा, आप भी सोचते हैं पढ़ा लिखा आदमी छोड़ के सोच सकता है? नहीं, वैसी बात नहीं। वैसी बात साहब। वैसे एक बात बताओ, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, पर लिखना पढ़ना अच्छे जानता हूँ। जेल में गुरु जी की कृपा है साहब। साहब, ये पढ़ा लिखा आदमी चोर नहीं होता, चीटर होता है। मैं चीटिंग को चोरी से ज्यादा घटिया किस्म का गुनाह मानता हूँ। मैं चीटर यानी फ्रॉड करने वालों से सख्त नफरत करता हूँ, क्योंकि ये गरीब जनता के पैसों पर फ्रॉड करते हैं।
चोर भी तो जनता का ही पैसा चुराता है। गरीब आदमी के पास चुराने के लिए कुछ होता ही कहाँ था। और फिर चोर जनता को धोखा नहीं देता। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ गुनाह करे और दूसरा पूरे समाज के साथ गुनाह करे तो बड़ा गुनहगार कौन है? तुम बात को यहाँ वहां घुमाने में बहुत चालाक हो। बताओ तुमने पहली चोरी क्यों की? मैं तो बता रहा हूँ साहब, आपने कभी सिनेमा का टिकट ब्लैक में देखा? इतनी वाहियात बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ कीजिएगा, आप कैसे कर सकते हैं? फिर आप तो हिंदी फिल्म में देखते हैं, लेकिन एक बार आपको तमाशा जरूर देखना चाहिए साहब। मैं तुमसे पहली चोरी के बारे में पूछ रहा हूँ। वही बता रहा हूँ साहब, मैं पहले सिनेमा का टिकट ब्लैक में करता था। उससे पहले सट्टेबाजी का नंबर लिखता और उससे पहले छक मारता था। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरी माँ किसके साथ भागती थी, या फिर ये बताओ मेरे खाने के दाने पड़े थे, मैं भूखों मर रहा था? ये सब बकवास की बातें साहब। सफेद पोस्ट लोगों को बताओ ना, मैं सारा पाठ चल के बता रहा। अगर ये फोन ठीक हो गया होता ना, तब तक यहाँ सो रहे होते, मैं उधर जेल में सो रहा होता। हमारे सामने सवाल ये है कि वक्त कैसे काटा जाए। तो क्या आपने गरीबी के किससे सुनाकर आपको फोन करूं? तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो जाते हो? अरे यही बातें तुम आराम से शांत होकर भी तो कह सकते हो। शांत रहने की आदत आपको हो गई साहब। अशांति हुई नहीं कि आपने उठाया हथौड़ा और बोला ऑर्डर ऑर्डर। लिहाज लिहाज के चक्कर में इतनी देर से मैंने एक सिगरेट तक नहीं पी है। खैर, जब तक आप फोन कीजिए मैं आपका किचन साफ कर देता हूं। मुझे बर्तन किचन में अच्छे लगते हैं। जज साहब, आपके मेहमान गए। अब क्या हो गया? आप इधर आइए मेरे साथ। उधर देखिए वो आदमी। अरे इधर नहीं उधर देखिए, काफी देर से खड़ा है। थोड़ी देर इधर उधर टहलता है, एक तो सिगरेट पीता है और हमारे फ्लैट की तरफ देखने लगता है। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि उसकी निगाहें आपके फ्लैट पर है या मेरे फ्लैट पर। लेकिन आपके फ्लैट पे क्यों होने लगी? आप जस्ट फ्लैट पे हो रही है तो मेरे फ्लैट पे हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? आपके फ्लैट पे क्यों हो रही है? क्योंकि मैं पत्रकार जो ठहरा, अब हमसे तो नफरत ही करते हैं सभी लोग। मुझे भी कुछ सस्पिशियस लग रहा है। इसकी हरकतें ठीक नहीं। मैं तो काफी देर से सोच रहा था कि पुलिस को फोन कर दूं, लेकिन सोचा पहले आपसे पूछ लूं। वो देखिए वो दुबक गया। जरूर उसे अंदाजा हो गया है कि हम लोग उसे देख रहे हैं। ऐसा कीजिए, कुछ देर और वॉच कीजिए, उसके बाद कर दिए पुलिस को फोन। जी, लेकिन आप भी जरा सावधान रहिएगा। ठीक है जी। फोन लगा साहब? फोन लगा क्या? आप उधर क्या देख रहे हैं? अच्छा, वो आदमी पीछा कर रहा है तुम्हारा? इसमें इतना चौकड़ी क्या बात साहब? इस बार मैंने तय कर लिया, सालों का फंडा फोड़ करके रहूंगा। आपको समझ में आएगा मेरे साहब, ये सफेद पोश गुनहगार हम चोर चक्के उनके सामने क्या? हम में से ज्यादातर लोग अगर गरीब ना होते तो शायद गुनाह हो जाते, लेकिन ये लोग इतना पैसा पास होने के बाद भी, स्वस्थ रहने के बाद भी गुनाह नहीं करते हैं साहब। और इनकी सदा उठती है जितनी हम चोर चक्कों की। ये लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए? आप जानकर क्या करेंगे? अगर एक ट्रक एक्सीडेंट में मैं एक आदमी को मार दूं तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा दोगे? स्टॉप इट। हाँ, एक ट्रक एक्सीडेंट में एक आदमी की मौत, एक पत्रकार की मौत, ड्राइवर की गलती, ड्राइवर द्वारा अपनी गलती कबूल करना, ड्राइवर के परिवार को हर महीने 2000 इंतजाम सब करता। आई सेड स्टॉप इट। चोर होते हुए मुझे घिन आती है ऐसे लोगों पर। पैसों के लिए कुछ भी कर देंगे, पैसों से कुछ भी कर देंगे, लेकिन साहब एक हाथ पैसा निकल जाता है जो अपनी जान दे देता है पर दबता नहीं है। चाहे क्या बन रहे हो तुम? हाँ, एक चौर में आग लग जाती है। 60 साल पुरानी चौर, 20 मंजिला, सैकड़ों परिवार, शहर में बिल्कुल मौके पीछे रात ठीक 3 बजे आग लग जाती है। देखिए कभी आप ऐसे देखिए,
लोग लोग बाहर आना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, जब ट्रेनिंग आ रही है उनको। कहा किया, कहा कर दिया, ये सब क्या कह रहे हो? देखते देखते 60 साल पुराना मनपा चलकर राख हो जाता है, 60 साल से रहने वालों को, लोगों का सब कुछ चलकर राख हो जाता है, और फिर एक एक्सीडेंट, कानून का पता लगाया जा रहा है, वगैरह वगैरह। तुम कुछ ठीक ठीक बताओगे या नहीं? लेकिन सालों पहले से ही नक्शे तैयार हो रहे हैं कि वहां पर 20 मंजिला इमारत कैसे बनेगी, हर स्क्वायर फीट किस भाव से बेचा जाएगा, जिस चावल से 2000 की आमदनी नहीं हो सकती थी वहां से लाखों की आमदनी कैसे होगी। फिर एक दुर्घटना होती है, लोग चलकर मरते हैं तो मर जाए, लोगों की जिंदगी भर की कमाई लुटती है तो लुट जाए, लोग बेघर होते हैं तो हो जाए। अरे बेवकूफ है वो लोग जो अभी तक कोर की तरह बसे हुए हैं, जो भले आदमियों की बस्ती है। फिर वही तुम होश में हो या नहीं? लगता है तुम ठीक से बताओ, ठीक से बताओ। ये तो बता रहा हूं सर, एक फ्लैट में एक आलीशान फ्लैट, रॉयल सलूट का पैक पीते हुए बातचीत चल रही है दो लोगों के बीच। किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, सब एकदम नॉर्मल। बातचीत आगे बढ़ती है, एक आदमी कहता है कि कंस्ट्रक्शन तो शुरू करना ही करना है, लेकिन इसमें जल्दबाजी की बात नहीं, जल्दी करेंगे तो लोगों में करना होगी, उस समय के रुझा। दूसरा आदमी बैठ नहीं पाया, उसके चेहरे पर थोड़ी सी शिकन है। वो कहता है कि एक पत्रकार ने आपके कारण का सही पता लगा दिया है, अगर वो अखबार में छाप देगा तब क्या होगा? कैसा पत्रकार, कैसा कारण, कैसी जानकारी? ठीक से बताओ क्या हुआ? से चोर घर में घुस गया, बातचीत आगे बढ़ती। दूसरा आदमी कहता है इसमें घबराने की क्या बात है भाई, अरे पत्रकार लोग तो टुकड़ों पढ़ने वाले लोग होते हैं, ताकि 25 साल देना मामला रफा हो जाएगा, और हाँ लेकिन अगर बात ना माने तो कर लो, तब तक पहुंचना नहीं चाहिए। तो क्या तुम थे उस समय वहां? बोलो, क्या तुम थे उस समय वहां? जी मैं उस समय वही था, मुझे पता चला वहां पर लाखों का काला धन, और उन दोनों मुझे काला धन चुराने में मजा लगा था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि ये लोग तो बड़े खतरनाक लोग हैं, उस आदमी की जान लेने को तुले हुए। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत कुछ नहीं, मुझे लगा कोई ना कोई तो सही है, उसे जिंदा रहना चाहिए। तो तुमने क्या किया? मैं सीधे उसके घर गया, एक कमरे का छोटा सा मकान, उसके 3 बच्चे सो रहे थे और वो अलग बैठकर कुछ लिख रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा सुनो भाई सुनो, देखो मैंने सारी बातें सच बताई, जानते हो उसने क्या कहा? ऐसे लीडर से डरूंगा तो काम कैसे करूंगा, चल। मैंने कहा, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, हंसता रहा, फिर उसने कहा तो क्या बोलो, पहुंचे उसके पास? एक तरीके से कुछ कह तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो एक बड़ी सी गाड़ी सामने खड़ी हुई थी, उसमें वही वो छोटा आदमी बैठा हुआ था। उसने मुझे देख लिया, तो मेरा क्या बिगाड़ लेता? इसके बाद क्या हुआ? बताओ, इसके बाद क्या हुआ? वही तो बता रहा हूँ, आप इतने ताले क्यों हो? अभी तो फोन कर रहे हैं, सारी बातें जल्दी बता दूंगा तो भूखा कैसे लगेगा? देखो, तुम इधर उधर की बात नहीं करोगे, ठीक से बताओ क्या हुआ? मैं रात भर उसी इलाके में रहता, सोचा कि खाने जाऊं तो रोज इनको सारी बात बता दूं, फिर सोचा कि चोर की बात में कौन यकीन करेगा। मैं रात भर वही टहलता, सोचा कि उसके आसपास घूमूंगा तो शायद मैं कुछ कर सकूं। सुबह उठते जब दफ्तर निकलेगा तो उससे बात करूंगा। सुबह 9 बजे उठते जब दफ्तर निकला, मैंने कहा भाई कम से कम आज तो टैक्सी चले जाओ। उससे मेरा हाथ कर दिया और बस वो चलता गया। तो क्या तुमने उसका साथ छोड़ दिया? कैसे छोड़ दिया साहब, मैं फुटपाथ पर कुछ दूरी पर उसके पीछे चल रहा था और उससे कुछ दूरी आगे चल रहा था। बस मैं सोचा कि शायद आज वो बच जाएगा, लेकिन साहब पता नहीं कहां से वो राक्षस की तरह एक ट्रक आया और उसे लेता हुआ है सड़क पे घुस गया। 4 लोग ताली बनवाने वाले भी कुचलकर मर गए। एक एक्सीडेंट जो पहले से तय। बस मुझे एक बात का अफसोस है कि मैं उस गरीब की जान नहीं बचा पाया साहब। लेकिन ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए? अब तो कोई सबूत ही नहीं रहा। लोग ना देखें बात अलग है, देखकर इस्तेमाल न करें ये दूसरी बात है, लेकिन सबूत तो कहीं न कहीं रह जाता है साहब। उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया, लेकिन देखने से क्या होता है? आपका फोन तो ठीक हो गया, लेकिन इस वक्त आपको कौन फोन कर सकता है? लेकिन
हेलो 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 हर कर दिया। हाँ तो फोन ठीक हो गया ना साहब, अब मिलाइए 1 नहीं ना। देखिए मुझे अपनी नहीं समझ में आ रहा है ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझे बताओ। पहला फोन लगाइए। नहीं मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। आप जानकर क्या करेंगे? मैं चाहे जो करूं पर मैं जानना चाहता हूँ। नहीं पहले फोन लगाइए। नहीं पहले बताओ। जब तक आप फोन नहीं लगाए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन तुम्हें पहले बताने में क्या दिक्कत है? मैं नहीं चाहता फोन फिर से डेड हो जाए। लगाइए ना फोन। हेलो हाँ मैं जयपाल सिंह हूँ। हाँ जज, देखिए मेरे घर में एक चोर घुस आया है। मैंने उसे किचन में नहीं वैसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ आप आइए तो मैं सब बताता हूँ। विदिन 10 मिनट एट द मोस्ट 15 मिनट। हाँ ओके ओके। आखिर आपको किचन वाली बात कहनी ही पड़ी। कोई बात नहीं साहब, जब आप अदालत में गवाही देने आएंगे तो मैं सब याद दूंगा। अब तो फोन हो गया, अब बताओ वो सबूत क्या है? सबूत मेरे पास था और मैं उन सबूतों के साथ किचन में बंद करना चाहता हूँ। कहाँ है वो सबूत? बताओ कहाँ है वो सबूत? एक मिनट साहब। एक्सीडेंट के समय ये सूटकेस उसके हाथ से उछल कर दूर जा गिरा और ये सूटकेस मैंने उठा लिया। उन लोगों ने मुझे सूटकेस उठाते हुए देख लिया। पिछले कई महीनों से मैं इसे लेकर छिपता रहा हूं, लेकिन जब उनका ढेर मुझको बढ़ता गया तो वकील साहब की सलाह आ गई और मैं यहाँ चला आया। सबूत आपके सामने पुलिस को बरामद होगा और इसमें के चोरी की घड़ी बरामद होगी। पुलिस क्या जरूर पड़ती। इसमें काफी मसाला है साहब। तुम कोई सवाल पूछने वाले? मुझे लगता नहीं अब किसी सवाल की जरूरत है, लेकिन हाँ जब आप अदालत में गवाही देने आएंगे मुझे लगेगा तो जरूर पूछूंगा। लेकिन एक मिनट, आप किचन का दरवाजा बाहर को बंद करना मत भूलिएगा। जब पुलिस आएगी तो मैं भागने की कोशिश करूंगा। आखिर चोर पकड़ने का तो उन्हें भी तो मिलना चाहिए।
कितने भी परिवर्तन कर लो लेकिन स्थिति वही रहेगी। खैर तारुपात जज अरशद अली। कहाँ है अरशद? चोर सुनील सोनू। पड़ोसी शुभम महावत। प्रस्तुति नियंत्रक थे कीर्ति प्रकाश। मंच व्यवस्था आ जाओ कीर्ति। अच्छा आ जाओ। मंच व्यवस्था लोग ठाकुर और अभिषेक गुर्जर। पूर्वाभ्यास प्रबंधक संजय तिवारी। वेशभूषा पुष्पलता और लक्ष्मी श्रीवास्तव। संगीत संकलन और संचालन सर्वजीत। रूप सज्जा मनोज वर्मा। मंच सामग्री आशा खातून और सुरभि। मंच पर कल्पना मलय दत्ता और निर्माण आशुतोष विश्वकर्मा। प्रचार प्रसार छवि मिश्रा जया श्रीवास्तव। प्रकाश संचालन सचिन मिश्रा। सह निर्देशन शुभम महावर और इसके लेखक थे डॉक्टर शंकर शेष। प्रकाश परिकल्पना नाटक की संपूर्ण परिकल्पना और निर्देशन भूपेश भाई का। तुम भी आ जाओ। अफीज भाई बाद में बोलेंगे। पुनीत आप दो शब्द बोलिए। तो क्या प्रस्तुति पूरी आपकी थी? प्रेक्षागृह में बैठे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डैडी हमेशा कहते थे कि ये एक प्रोसेस है, आप जितना इसमें जाएंगे उतना ही आप निखर के आएंगे। अभी तो हमने चलना स्टार्ट किया है, बहुत लंबी दौड़ बाकी है। बहुत लंबी दौड़ बाकी, इसका मतलब 80 साल तो हम पे 80वां जन्मदिन या वर्क मनाएंगे। अगर नहीं भाई आपको शुक्रिया बाबा। शुक्रिया आप सभी दर्शकों का कि आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए और हमें वक्त दिया। और उसके साथ साथ मैं अपनी टीम का बेहद शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से बैक स्टेज। उन्होंने 2 दिन तन मन से पूरी तरह से लग करके बैक स्टेज किया। और मेरा अपना ये मानना है कि दर्शकों के बगैर नाटक नहीं किया जा सकता, ये मेरा अपना मानना है। आप हैं तो नाटक है। तो मैं ये चाहता हूं कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा आए। आप आए हैं, आप अपने साथियों को कहिए नाटक देखने आए। आपके बगैर नाटक नहीं हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। थैंक यू बाबा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। शुक्रिया।